सुनते हैं आज की वीडियो में एक सच्ची और हैरतनाक कहानी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सफर की थकान की वजह से मैं बहुत गहरी नींद में था। अचानक मुझे यूं लगा कोई मेरे सराहने बैठकर ढोलक बजा रहा हो। बहुत सी तालियों कहकमों की आवाजें आ रही थी। शोर से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। मैंने फौरन से उठकर खिड़की से बाहर झांका, मगर हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। सख्त गर्मी के दिन थे। कमरे में सिर्फ एक पंखा ही लगा था। रूम कूलर एसी की कोई सहूलत न थी। ये घर हमारे परदादा का था। मेरे दादा इब्रार अहमद अपने वालिद की इकलौती औलाद थे, लेकिन दादा के 5 बच्चे थे। सबसे बड़े मेरे वालिद इसहाक और छोटे चाचू रज़ाक और 3 फूफो थी। दादा अपनी जिंदगी में ही सब बच्चों की शादियां कर चुके थे। दादा की वफात के बाद अबू ने कराची शिफ्ट होने का सोचा और फिर हम हैदराबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर कराची शिफ्ट हो गए। पर दादा के इस घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और फिर यहाँ किसी का आना जाना भी न होने के बराबर था। कई सालों से ये घर ऐसे ही बंद पड़ा था। मैं अबू के कहने पर इस घर को बेचने के लिए आया था। तंग सी गली में बना ये 15 मरले का घर, जिसकी हालत बहुत खस्ता थी और एक खंडर की शक्ल लग रहा था। मैं बचपन में तो कई बार अब्बू के साथ आया था इस घर में, लेकिन अब तकरीबन 8 साल के बाद मैं यहाँ आया था। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। अपनी बहुत सी मसरूफियात को साइड पर रखकर अब्बू के बार बार कहने पर मैं यहाँ आया था। आँख तो खुल गई, मगर अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। चारपाई पर इधर उधर करवट लेते मैं बेजार हो गया था। ऊपर से गर्मी और गूं गूं की आवाज के साथ चलता हुआ ये पंखा, मैं तो सख्त बददिल हुआ था। यहाँ आकर सोच रहा था कि सुबह होते ही चला जाऊं। जब अब्बू की तबीयत ठीक हो जाएगी वो खुद ही आकर देख लेंगे कि इस घर का क्या करना है। अभी ये सोचे ऐसे ही दिमाग में चल रही थी कि फिर से ढोलक की आवाज आने लगी। लड़कियों पे तालियां बजाने की ढोलक की आवाजें इस कदर पास से आ रही थी, यूं लग रहा था जैसे साथ वाले कमरे में ये महफिल सजी हो। मैं जल्दी से उठकर एक के कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगा, मगर अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आने लगा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत आवाज आई। कोई लड़की कुछ गा रही थी और इस कदर सुरीली थी कि दिल को छू ली। मुझे गाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो क्या गा रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाहा मैं देखूं ये खूबसूरत आवाज वाली लड़की देखने में कैसी होगी। मैं एक बार फिर गली का दरवाजा खोले खड़ा था, मगर बाहर तो वही सन्नाटा और अंधेरा। फिर मुझे ख्याल आया मैं क्यों ना छत पर जाकर देखूं, शायद पिछली गली में किसी के घर शादी है। यही सोचकर मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। चारों तरफ देखने पर भी कोई ऐसा घर नजर न आया। मैं जैसे ही उस दीवार की तरफ हुआ जहां से देखने पर अपने ही घर का सहन नजर आता था। बहुत सी लड़कियां बैठी ढोलक बजा रही थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो मैं नीचे से ही ऊपर आया हूं ना, ये सब कहां से आ गई? मुझे एक पल को गुमान हुआ कि ये किसी और का घर तो नहीं दिखाई दे रहा। बेहद रोशनी होने की वजह से मंजर साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारा ही तो घर है। लेकिन सवाल ये था, फिर ये सजावट, ये बहुत से लोग, ये सजी सवरी लड़कियां अचानक कहां से आई? मैं तेजी से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। नीचे आने पर फिर वही अंधेरा और सन्नाटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। मैं एक बार फिर से छत पर मौजूद था। जैसे ही मैं छत से नीचे की तरफ देखता, फिर वही रोशनी, खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां। मैं अभी अभी नीचे का ही नजारा कर रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो अपनी खूबसूरत आवाज में गा रही थी। इतने फासले से भी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे देखने में गुम सा हो गया। अचानक उसकी नजर ऊपर को उठी। उसके ऊपर देखने पर दूसरी लड़कियों ने भी फौरन सर उठाकर ऊपर देखा। मैं घबराकर एकदम से पीछे हो गया। कुछ देर उसी जगह खड़ा सोचता रहा, वो लड़कियां मेरे यूं देखने को क्या सोच रही होंगी। मगर दिल ने कहा एक बार फिर यह हसीन नजारा पर लिया जाए। मैं देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, किसी को छुप छुप कर देखना अच्छी बात नहीं होती। इस आवाज पर मैं एकदम से चौंक गया और जैसे ही पर्दा
वो लड़की दीवार के साथ खड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे ही देख रही थी। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में एक ही नाम आया, परी। उसे अपने करीब देखकर मुझसे कुछ भूला ही नहीं जा रहा था। लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं। बात भी उसी ने शुरू की। नहीं, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार काफी अरसे के बाद चक्कर लगा है। वो लड़की सब्ज लिबास पहने हाथों, कानों, बालों और फूलों का श्रृंगार किए खड़ी थी। मुझे लगा शायद उसकी शादी है। मैंने पूछ भी लिया कि उसकी शादी हो रही है। मैंने पूछने पर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। नहीं, मेरी बड़ी बहन की। जाने क्यों मुझे ये सुनकर खुशी हुई। दरअसल मैं नीचे देख रहा था कि यहाँ से तो हमारा ही घर दिखाई देता है, लेकिन अब मैंने बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हंसने लगी। आपकी और हमारे घर की दीवार एक दूसरे से मिली हुई है। यहाँ से देखने पर एक सहन दिखाई देता है, लेकिन दीवार की उस पार से नीचे देखने पर हमारा। बस इतनी सी बात है। बात समझ न आने के बावजूद मैं मान गया, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी रात की इस पहर, आपके पास हो, आपसे बात कर रही हो, तो कौन कौन वक्त सहन याद रखता है। नहीं, यहाँ मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ। अब मेरे बारे में गलत राय ना रखें। मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अपने माँ बाप का फर्मा बरदार और पढ़ाकू किस्म का लड़का हूँ। वो लड़की खुद ही बात से बात निकाल रही थी, बहुत बातूनी लगती थी, और मेरी आंखें यकपीकों से देखे जा रही थी। मैं उससे बात करते हुए सोच रहा था, मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आप भी चले ना हमारे साथ। जब एक और लड़की उसे बुलाने के लिए आई, वो मुझे भी अपने साथ चलने का कहने लगी। मैं जाना तो चाहता था, मगर फिर माजरत कर ली। उसके जाने के बाद मैं नीचे आ गया। नीचे वही खामोशी का राज था। मैं बिस्तर पर लेटा काफी देर तक उसकी बातें सोचता रहा और खुद ही मुस्कुराता रहा। इन्हीं बातों को सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सोने से पहले मेरी घड़ी पर नजर गई जो सुबह के 4 बजा रही थी। मुझे अपने चारों तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। सर बहुत भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से आंख खुली। आंख खुलने पर हर तरफ खामोशी थी। मैंने घड़ी पर टाइम देखा, 11 बज रही थी, मगर घर में मुकम्मल अंधेरा था। इस घर में कई खिड़कियां थी और सहन ओपन था, मगर इस कदर अंधेरा, मैं घबराकर बाहर का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। गली में भी सन्नाटा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना कैसे सो गया। सुबह 4 से लेकर रात के 11 बजे तक मैं सोता ही रहा। भूख भी काफी लग रही थी। मैं खाना खाने के लिए घर से बाहर आ गया। खाने के बाद इधर उधर सड़कों पर चहलकदमी की और फिर घर आ गया। अभी मैं अपना बिस्तर ठीक ही कर रहा था कि मुझे शहनाई की आवाज आने लगी। साथ ही कई लोगों के कह के लगाने की और बातों की आवाजें आने लगी। मैं ऊपर जाने का सोच रहा था कि वही लड़की जिसे मैंने परी का नाम दिया था, मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पीछे एक आदमी भी था। ये लोग अंदर कैसे आ गए, जबकि दरवाजा मैं खुद बंद करके आया था। मैं सिर्फ सोच ही पाया। वो आदमी चलता हुआ अंदर आया और मेरे सामने बैठ गया। हमें तुमसे कुछ काम है। मैं ना समझी से परी की तरफ देखने लगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं ये जाकर हम तुम्हें बताएंगे। साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। मजबूरन मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उन दोनों के साथ जैसे ही अपने कमरे की दहलीज पार की, बाहर का नजारा ही और था। हर तरफ रोशनी, शहनाई की आवाजें, इतना शोर होने के बावजूद मुझे लग रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जो आदमी मुझे लेकर आया था वो अभी भी मेरे आगे चल रहा था। एक बड़े से तख्त के सामने रुक गया। मुझे भी रुकना पड़ा। उसने सामने इशारे से किसी को बुलाया, और जो शख्स बाहर आया, मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसका कद तकरीबन 12 फुट के लगभग होगा। मैं तो उसके सामने बहुत ही छोटा लग रहा था, जबकि मेरी हाइट भी 5 फुट 9 इंच थी। खैर, वो तख्त पर बैठ गया। उसने काले रंग का लिबास से तन किया हुआ था, जिस पर गोल्डन कलर का काम था। सर पर गोल्डन कलर का छोटा सा ताज सजा रखा था। मैं अब भी खड़ा उन लोगों को हैरत से देख रहा था। वो सब मेरे सामने मेरे ही घर में मौजूद थे। वो कभी इस कमरे से आते तो कभी दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते। उस आदमी ने मुझे फिर बैठने का कहा, जो मुझे अपने साथ लेकर आया था। मैं खामोशी से उसके साथ बैठ गया। अचानक एक मोटी सी भद्दी औरत आई। उसने मुझे कहा, चलो जल्दी से निकाह शुरू करो। जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
وہ کہہ رہی ہے لڑکے ہماری بیٹی نے شرط رکھی تھی کہ اس کا نکاح آدمزاد ہی پڑھائے گا ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی. یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ تم خود اس گھر آ گئے ورنہ ہمیں کوئی اور انتظام کرنا پڑتا. لیکن میں کیسے نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا. شاید میں جانتا نہیں تھا کہ میں اس وقت کس مخلوق کے حساب میں تھا. دیکھ لڑکے، اگر تو ہماری بات مان لے گا تو جو بھی بات تیرے من میں ہوگی اسے اسی وقت پورا کر دیں گے. میری نظر پری کی طرف اٹھ گئی جو ان لوگوں کے درمیان سب سے آگے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا مانگنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری عمر 22 سال تھی. میں تو شادیوں میں بھی بہت کم جاتا تھا. کسی کا نکاح کیا پڑھواتا، لیکن اپنے ان کے کہنے پر نکاح پڑھا چکا تھا. وہ سب لوگ یقیناً ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے مگر کس زبان میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری طرف آتے اور مجھ سے میری شرط پوچھتے، پری میری طرف آئی اور کہنے لگی اس سے پہلے کہ تم اپنی شرط بتاؤ جو پھر یہ لوگ اسے ہر حال میں پورا کریں گے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہوئے میرے آگے آ کے چلنے لگی. وہ روشنیاں بکھیرتی کسی حور کی طرح دیکھنے والی لڑکی جس کی خوبصورتی میں مکمل کھو چکا تھا. اس کے قدم جیسے جیسے تیز ہوتے گئے میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی. وہ اس گھر کے آخر والے کمرے میں چلی گئی. میں بھی اس کے پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ مجھے بہت تیز اور گندی بدبو آئی. میں وہیں رک گیا. میں اس وقت جس جگہ کھڑا تھا یہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنایا گیا ایک کمرہ تھا جسے شاید ہی کبھی استعمال میں لایا گیا ہو. کمرے میں بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس اندھیرے میں مجھے کسی کا وجود دکھائی دیا. لباس تو وہی تھا جو پری نے پہنا تھا لیکن وہ یہ نہیں تھی. لمبا چوڑا ہلکے ہلکے جھٹکے کھاتا ہوا وجود جس کی کمر تک بال یوں تھے جیسے کئی سانپ سر سے لٹک رہے ہوں. بازو پر بے حد لمبے بال اور آواز یوں آ رہی تھی جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کر ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس وجود نے پلٹنا شروع کیا. اس سے پہلے کہ وہ مکمل میری طرف پلٹتی، جانے کیسے میں جو بت بنا دیکھ رہا تھا میرا سویا ہوا دماغ بیدار ہوا. میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے ہوئے جب میں گھر کی صحن کی طرف آیا تو اب یہاں مکمل خاموشی تھی. میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر باہر کے دروازے کی طرف دوڑا. دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل آیا. گلی سے نکل کر جب میں باہر سڑک پر آیا تازہ ہوا کے جھونکے دماغ کو سکون دینے لگے. میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن اتنا جان گیا تھا کہ مجھے وہاں اب ہرگز نہیں رہنا. میں ساری رات سڑک پر گھومتا پھرتا رہا. گھر جا نہیں سکتا تھا. ایک خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا. فجر کی اذان کے وقت میں مسجد چلا گیا. نماز ادا کرنے کے بعد میں وہی لیٹ گیا. کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا. صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی. رات کا سارا واقعہ پھر میرے دماغ میں گھومنے لگا. میں نے سب سے پہلے اپنی واپسی کی ٹکٹ لی جس کا ٹائم 1 بجے تھا. میرے پاس بہت کم ٹائم تھا. میں نے ایک تو ڈیلر سے بات کر رکھی تھی. مکان کے سلسلے میں ان سے ملا. گھر بیچنے کی ذمہ داری ان پر ڈال دی. اپنے نمبرز وغیرہ انہیں دیے. اب میرے قدم دوبارہ مجبوراً اسی گھر کی طرف تھے کیونکہ میرا بہت ضروری کچھ سامان تھا جو مجھے لینا تھا. گھر کے اندر قدم رکھا پورے صحن میں دھوپ چھائی ہوئی تھی. تمام دروازے بند تھے جبکہ رات کو میں ان سب دروازوں کو کھلا دیکھ چکا تھا. میں جلدی سے اس کمرے میں آ گیا جہاں پر میرا سامان تھا. اپنا سامان جلدی سے پیک کیا. اس گھر پر ایک آخری الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے باہر آ گیا. گھر واپس آ کر میں نے اپنے والدین کو سارا قصہ منوان سنایا. میرے والد صاحب نے کہا وہ گھر بہت پرانا ہے اور بہت عرصے سے ویران اور غیر آباد ہے. یقیناً وہاں کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس مخلوق سے محفوظ رہے. خیر میرے گھر آنے کے 6 ماہ بعد وہ گھر فروخت ہو گیا مگر میں اپنے ساتھ ہونے والی اس واقعے کو بھول نہیں پایا. میں آج بھی سوچ کر لرز جاتا ہوں. اگر میں نکاح پڑھانے سے پہلے اپنی شرط بتا دیتا جو کہ ایک بھیانک غیر مرئی مخلوق جسے میں نے پری کا نام دیا تھا اس سے شادی تھی تو پھر آج میرا کیا بنتا. Oh,